Hi, this is Mateen Rajar. You're watching our YouTube channel MJ Tutorial. और फाइनली हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं फाइनल अकाउंट। तो फाइनल अकाउंट पढ़ने के पहले मैं आपको बता दूं, आपने जब पढ़ा होगा अकाउंट की डेफिनेशन तो आपने अकाउंट की डेफिनेशन ऐसे पढ़ी होगी, अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग एनी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन. So where to record? Record in journal and subsidiary book. Where to classify? Classify in ledger. And where to हाउ टू समराइज, तो समराइज कैसे किया जाता है? फाइनल अकाउंट में किया जाता है. समरी में निकाला क्या जाता है? तो समरी में निकाला जाता है कि हमने पूरे साल भर में कुछ कमाया या गवाया, मतलब प्रॉफिट और लॉस कितना हुआ. तो प्रॉफिट और लॉस को जानने के लिए हम लोग बनाते हैं फाइनल अकाउंट, और फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन को भी जानने के लिए हम फाइनल अकाउंट बनाते हैं. तो हमें सबसे पहले जानना है कि प्रॉफिट और लॉस कैसे निकालते हैं. तो प्रॉफिट और लॉस को दो तरीके से निकालते हैं, एक ऊपर ऊपर से कितना प्रॉफिट हुआ और एक इवेंचुअली कितना प्रॉफिट हुआ. समझ में नहीं आया? चलो एक कहानी सुनते हैं. सबसे पहले देखते हैं हम लोग, मान लो किसी व्यक्ति को एक बैट बेचना है, तो वो बैट बनाता है. बैट जब वो बनाता है, मेरी ड्राइंग बहुत खराब है, अगर वो बैट बनाता है तो उस बैट को बनाने के लिए क्या क्या चीजें लगेंगी. तो बैट को बनाने के लिए सबसे पहले तो रॉ मटेरियल लगेगा. रॉ मटेरियल में उस बैट का हमें लकड़ी खरीदनी पड़ेगी. देन हमें क्या लगेगा? उसके लेबर वेजेस पे करने पड़ेंगे. तो इट इज वेरी इसेंशियल एक्सपेंसेस कि रॉ मटेरियल एंड वेजेस के बिना ये बैट नहीं बन सकता. जिस फैक्ट्री में वो बन रहा होगा वहां पे फ्यूल लगेगा, पावर लगेगा, गैस लगेगा, एंड ऑल्सो फैक्ट्री का रेंट लगेगा. तो ये सारे जो खर्चे जिसके बिना ये बैट बन नहीं सकता, उन सारे खर्चे को हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, COGS. और जब सेल से हम माइनस कर देते हैं COGS, तो हमारा आ जाता है ग्रॉस प्रॉफिट. इसका मतलब ऊपर ऊपर से क्या प्रॉफिट आया है. तो हमें पता चल जाता है इसमें दोस्तों कि बैट को बनाकर बेचने में हमें कितने का फायदा होगा. तो मान लीजिए हम एक बैट बनाते हैं, कितने में? हम एक बैट बनाते हैं 200 रुपए में और उसको बेचते हैं 350 में, तो हमें 150 का सीधे सीधे क्या होता है? प्रॉफिट. बट ये ऊपर ऊपर से प्रॉफिट है, ये टोटल प्रॉफिट नहीं है. इवेंचुअली आपको शायद थोड़े कम पैसे बचे, क्योंकि ये बैट सिर्फ बना है. अभी इस बैट को बेचने में जो और खर्चे करने पड़ेंगे, जैसे कि इस बैट को बेचने के लिए हमें एडवर्टीजमेंट करना पड़ेगा, इस बैट को बेचने के लिए हमें डिस्काउंट देना पड़ेगा, इस बैट को जब हम बेचेंगे तो बहुत सारे एम्प्लॉय रखेंगे जो इसको बेच सके, स्ट्रेटजी बना सके, उनको सैलरी देनी पड़ेगी. इस बैट को बेचने के लिए एक शोरूम बनाना पड़ेगा, उस शोरूम का रेंट देना पड़ेगा. तो बहुत सारे खर्चे होंगे इस बैट को बेचने से रिलेटेड. तो सेलिंग एक्सपेंसेस एंड मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस दो तरह के खर्चे होते हैं. तो सबसे पहले हम लोग उसका ऊपर ऊपर से प्रॉफिट निकालते हैं, जिसको ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाया जाता है, और उसके बाद इवेंचुअली जो प्रॉफिट मिलके आता है, लेके आता है, उसको बोलते हैं नेट प्रॉफिट. उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाया जाता है. तो हम आपको यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दोनों बताने जा रहे हैं. ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे पहले क्या क्या लिखना है, आइए देखते हैं. इस तरीके से फॉर्मेट होता है ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट का. ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे पहले हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग एंड P&L दोनों एक साथ ही बना लेते हैं. कुछ हिस्सा ट्रेडिंग अकाउंट के लिए रहता है और बाकी का P&L के लिए रहता है. तो आपका अगर एक पेज में आप बना रहे हैं फुल साइज के पेपर में, तो लगभग 1/3 हिस्सा आप ट्रेडिंग अकाउंट के लिए छोड़ दो और बाकी का P&L अकाउंट के लिए. ट्रेडिंग अकाउंट में कौन सी चीजें लिखी जाती है? तो सबसे पहले लिखा जाता है ओपनिंग स्टॉक. शुरू में आपके पास क्या स्टॉक था? बैट का या फिर रॉ मटेरियल का. उसके बाद आपने कितना स्टॉक खरीदा या रॉ मटेरियल. अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो तो आप रॉ मटेरियल खरीद रहे होगे. अगर आप ट्रेडिंग करते हो मतलब खरीद के बेचते हो, तो आपने खरीदा होगा सीधे सीधे फिनिश गुड्स. तो आपके पास पहले से कितना स्टॉक था, फिर आपने कितना खरीदा और उसमें से कितना रिटर्न किया. तो पहले से कितना खरीदा, मान लीजिए हम अपने से मान लेते हैं कि 50,000 का हमारे पास पहले से ही स्टॉक था. उसके बाद हमने खरीदा कितने का सामान? 2,52,000 का. उसमें से 2,000 का सामान हमने रिटर्न कर दिया. तो हमने टोटल मिला के कितने का खरीदा? 2,50,000.
उसके बाद हमने वाटर, फ्यूल एंड गैसेस जो भी फैक्ट्री में खर्चे होते हैं वो हो गए हमारे से 5000। उसके बाद वेजेस हमने पे की लगभग 1 लाख। उसके बाद फैक्ट्री का रेंट हमने दिया 10,000। उसके बाद कैरिज इनवर्ट का मतलब होता है रॉ मटेरियल को लाने में जो हमें भाड़ा देना पड़ता है, फ्रेट देना पड़ता है, उसे कैरिज इनवर्ट बोलते हैं। मान लीजिए वो भी हुआ 2000। ये सारे हमारे खर्चे हो गए। इन सारे खर्चे को हम लोग डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी बोल सकते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। उसके बाद आप क्या करते हैं, इस साइड में लिखते हो सारी इनकम। जो स्टॉक आपका बच गया, बिका ही नहीं, मान लीजिए आपका 60,000 का स्टॉक बच गया। इसके बाद आपने सामान कितने का बेचा, तो आपने 3,52,000 का सामान बेचा। उसमें से 2,000 रिटर्न हो गया, यानी नेट आपने 3,50,000 का सामान बेचा। इस साइड को इनकम बोलते हैं। तो 3,50,000 प्लस 60,000 टोटल मिला के हो गया 4,10,000। ये टोटल आपकी इनकम हो गई। तो एक साइड में आपने लिख दिया इनकम। इनकम के सिर्फ दो ही सोर्स हैं, जो सामान आपका बच गया और जो सामान आपका बिक गया, यही आपका इनकम कहलाता है। खर्चे बहुत सारे हो सकते हैं आपके। खर्चे में ओपनिंग स्टॉक, परचेस, वाटर, फ्यूल, गैसेस, वेजेस, फैक्ट्री रेंट, कैरेज इनवर्ट। छोटे तौर पे समझाऊं तो फैक्ट्री के अंदर जो भी खर्चे होंगे, फैक्ट्री के अंदर बैट को बनाने में, या फिर कंपनी जो भी चीज बना रही है, फर्म जो भी चीज बना रही है, इसको बनाने में जो भी खर्चे होंगे, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस या फिर फैक्ट्री के अंदर होने वाले एक्सपेंसेस जो भी होंगे, वो सब ट्रेडिंग अकाउंट में लिख दिए जाते हैं। जिसको फॉर्मेट याद नहीं करना है तो इतना कॉन्सेप्ट याद करना पड़ेगा कि उस सामान को बनाने में जो भी खर्चे हो रहे हैं, फैक्ट्री में जो भी खर्चे हो रहे हैं, वो कहां पे लिखे जाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में लिखे जाते हैं। सारी इनकम लिखने के बाद सारे खर्चे भी जोड़ लिया हम लोगों ने। 250 प्लस 50 3 लाख, 3 लाख प्लस 1 लाख 4 लाख, 4 लाख और ये हो गया 5,000 एंड 2,000, ये हो गया हमारा 4,07,000। तो 4,07,000 का हमारा क्या हो गया, खर्चा हो गया। 4,07,000 का हमारा खर्चा हो गया और 4,10,000 की हमारी इनकम थी। तो 4,10,000 की इनकम, 4,07,000 का खर्चा, तो हमारे पास बचा कितना है यहाँ पे, तो केवल और केवल हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट लिख दूंगा मैं यहाँ पे 3,000 ही बचा। तो आप करते क्या हो, आप इसको जोड़ते हो, इसको जोड़ते हो, इनकम में से खर्चे घटाते हो, जो बैलेंसिंग फिगर आता है उसको क्या बोल देते हैं आप, ग्रॉस प्रॉफिट। चलिए हम इसको थोड़ा सा ज्यादा ले लेते हैं, अदरवाइज इतना कम प्रॉफिट यार, इतना नाटक नोटेंगे किया, केवल 3,000 का प्रॉफिट हुआ। इसे हम थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, सेल्स को ज्यादा मान लेते हैं हम। सेल्स मान लेते हैं हमारी कितनी हुई होगी, 4,52,000 मान लेते हैं हम इसको, और ये हो जाएगा हमारा 450, और इसे हम मान लेते हैं 510, तो ये हमारा हो जाएगा 1,03,000। 1,03,000। मैं चाहता हूं कि इसमें हम प्रॉफिट ही कमाए बिजनेस में, आप लोग को बेकार ना लगे कि यार पहला क्वेश्चन किया लॉस हो गया, दैट इज नॉट गुड। बट प्रॉफिट हो लॉस हो आपको इससे कोई मतलब नहीं है, आपको तो बस लिखना है जो भी हो जाए, बट हम प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। तो 1,03,000 का हमें क्या होगा, प्रॉफिट। तो हमें क्या किया, हमने इन दोनों को जोड़ा, 5,10,000 आए, सारे खर्चे जोड़े, खर्चे हमारे कितने थे, तो खर्चे हमारे 4 लाख, 3,000 शायद तक 4 लाख 7,000 थे, 4,07,000 को 5,10,000 में से घटाया, 1,03,000 हमारा क्या आ गया, ग्रॉस प्रॉफिट। ये जो ग्रॉस प्रॉफिट आता है उसी को आगे चल के हम लोग लिख देते हैं बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। अब ये जो हमारे पास, अब देख लीजिए, आपने ऊपर ऊपर से प्रॉफिट निकाल लिया, आपका प्रॉफिट कितने का हो रहा है, आपका प्रॉफिट हो रहा है केवल और केवल 1,03,000 का। क्या किया आपने, वापस से देख ले, एक साइड में सारे खर्चे लिख लिए, ओपनिंग स्टॉक, परचेस, वाटर, फ्यूल, गैसेस, वेजेस, फैक्ट्री रेंट, कैरेज इनवर्ट, और एक साइड में लिख दी सारी इनकम, क्लोजिंग स्टॉक, सेल्स रिटर्न, ये सारी चीजें। अब आप क्या करते हो इसके बाद अब वो सारे खर्चे जो बैट को बेचने से रिलेटेड होने वाले हैं वो अलग जगह लिखते हो,
और इस अकाउंट को हम लोग बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखते हैं कैसे बनाया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो सबसे पहले मान लीजिए ऑफिस का रेंट दिया हमने 5000 का, सैलरी दी एम्प्लॉइज को यहाँ पे 25,000, बैड डेट हो गया। बैड डेट मतलब कुछ लोगों ने आपका पैसा डुबा दिया, बैड डेट हो गया यहाँ आपको 5,000, डिस्काउंट आपने दे दिया 3,000, एडवर्टीजमेंट कर दिया आपने 8,000, ट्रेड एक्सपेंसेस हो गए 2,000। ये ट्रेड एक्सपेंसेस क्या होता है? डिस्काउंट तो आप समझ गए, जब आप बेचने जाते हो तो कोई व्यक्ति बोलता है कि हमें थोड़ा सा कम कर दो, तो वो भी एक तरह का नुकसान ही होता है। एडवर्टीजमेंट सब जानते हैं, ये सब बेचने से रिलेटेड खर्चे हैं। बेचना होगा, इस वजह से हमें ऑफिस का रेंट देना पड़ रहा है, सैलरी देनी पड़ रही है, बैड डेट हो जा रहा है, उधार में बेच रहे हैं तो डिस्काउंट देना पड़ रहा है, एडवर्टीजमेंट करना पड़ रहा है। ट्रेड एक्सपेंसेस जो भी उस बिजनेस को चलाने से रिलेटेड खर्चा, उसी को ट्रेड एक्सपेंसेस बोलते हैं। हमने बहुत सारे रैक्स रखे हुए हैं जिसमें डिप्रिसिएशन लग रहा है, 10,000 का डिप्रिसिएशन लग गया। देन हमारा नेट प्रॉफिट क्या आएगा हमें देखना है। ये जो ग्रॉस प्रॉफिट था पहले उसको उठा के यहाँ पे लिख देंगे 1,03,000। अब अगर किसी तरह की इनकम हुई है हमें तो उस इनकम को भी इधर लिख देते हैं। मान लीजिए हमने किसी तरह का, हमारे पास एक्स्ट्रा गोडाउन में जगह थी, हमने किसी और को बोला कि अपना सामान रख दो, बदले में हमें रेंट दे देना, 10,000 का हमें रेंट मिल गया। इंटरेस्ट रिसीव्ड, मान लीजिए हमें खुद इंटरेस्ट मिल गया, हमने कहीं पे कुछ इन्वेस्टमेंट किया था, वहां पे हमें इंटरेस्ट कितना मिल गया 3,000 का। और कमीशन रिसीव्ड हो गया हमें कितने का 4,000 का। अगर इनकम होगी तो इस साइड लिख देना है, खर्चे को इधर लिख देना है। इधर कौन से खर्चे लिखने हैं तो मैं बोल दूं आपको, इन खर्चे को हम लोग बोलते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इसे हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस बोलते हैं, इसको हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस बोलते हैं। इसके बिना बैट बन नहीं सकता, इसके बिना बैट बिक नहीं सकता। अब इन सारे इनकम को पहले जोड़ लेंगे, 1,03,000 प्लस 3 हो गया 6, 6 प्लस 4 10 प्लस 10 1,20,000। अब सारे खर्चे को जोड़ लेंगे हम लोग, 5 प्लस 25 30 प्लस 35 35 3 38 38 2 40 सॉरी एक बार और गिन लेते हैं, 25 प्लस 5 30 35 38 38 टू 40 और ये हो जाएगा 50 और ये 58,000 हो रहा है। तो 58,000 खर्चे आपके हो रहे हैं और इनकम आपकी हो रही है 1,20,000। दोनों को आपस में घटा देंगे, ये आपका आ जाएगा 62,000। 62,000 का आपको क्या हो गया नेट प्रॉफिट हो गया। एक बार वापस से देख लें आप, हमने इनकम को एक साइड लिख दिया है और एक साइड किसको लिख दिया है, खर्चे को लिख दिया है। सारी इनकम को जोड़ा तो कितना आया 1,20,000 और फिर सारे खर्चे को जोड़ा तो कितना आया 58,000। इनकम में से खर्चे को घटाया, नेट प्रॉफिट बचा 62,000। मतलब बिजनेस में ऊपर ऊपर से आपको प्रॉफिट हो रहा था 1,03,000 का। जो हमने बोला प्रॉफिट को दो तरीके से निकाला जाता है, ऊपर ऊपर से और इवेंचुअली। तो ऊपर ऊपर से हमें प्रॉफिट हुआ 1,03,000 का। नाउ वी आर गेटिंग ओनली 62,000। दोनों साइड हम लोगों ने 1,20,000 लिख दिया। अब क्या करते हैं, अब यहाँ पे लिखते हैं हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं। देखिए वैसे तो हमने बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस निकाल लिया, बिजनेस इज प्रॉफिटेबल तो हम इसे कंटिन्यू करेंगे, बट सिर्फ ये निकालना जरूरी नहीं होता। यहाँ पे आपको देखना होता है बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, आज के टाइम पे हमारे पास असेट कितनी है और लायबिलिटी कितनी है। इसे निकालने के लिए हमें बैलेंस शीट भी बनाना पड़ता है। बैलेंस शीट के एक हिस्से में राइट साइड में हम सारी असेट लिखते जाएंगे। असेट का क्या मतलब होता है, असेट का मतलब होता है ऐसी कोई भी चीज जिसे कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है, दैट इज कॉल्ड असेट। तो इधर क्या लिखते हैं, इधर हम खर्चे लिखते हैं जिसे असेट में, जिसे कैश में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, जो ऑलरेडी खर्च हो चुके हैं। यहां क्या लिखते हैं, जैसे कैश हो गया, स्टॉक हो गया, डेटर हो गया, ये सारी असेट है। कैश तो पहले से ही कैश है, स्टॉक को बेच दोगे कैश बन जाएगा, डेटर से पैसा वसूलोगे कैश बन जाएगा। बिल्स रिसीवेबल क्या होता है, बिल्स रिसीवेबल वो चीज होती है जब हम किसी को सामान बेचते हैं और सामने वाली पार्टी पैसा नहीं देती है तो हम उसके ऊपर एक बिल लिख देते हैं कि आप हमें इतना पैसा दोगे, और वो बिल एक्सेप्ट कर लेता है, उसको बोलते हैं बिल्स रिसीवेबल। ये भी एक तरह की असेट है। बैंक में रखा हुआ पैसा भी असेट है, फर्नीचर भी असेट है, उसे बेच के कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है। बिल्डिंग भी असेट है, उसे कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है बेच के। प्रीमिसेस, बिल्डिंग को कहीं कहीं प्रीमिसेस बोलते हैं, ये भी एक असेट है। असेट को एक साइड लिख दिया, एक साइड किसको लिख दिया हमने, लायबिलिटीज को।
लायबिलिटीज में सबसे पहले ही आप देख ले, ये तीन चीज एक साथ लिख लीजिएगा। कैपिटल, कैपिटल वो चीज होता है जिससे बिजनेस स्टार्ट किया जाता है। फिर नेट प्रॉफिट, यही जो नेट प्रॉफिट आया उसे उठाकर यहाँ पे लिख दिया जाता है। फिर ड्राइंग, ड्राइंग मतलब वो पैसा, वो अमाउंट जिसको प्रोप्राइटर ने खुद के इस्तेमाल के लिए निकाला है बिजनेस से। बिल्स पेबल, वही जो बिल्स रिसीवेबल बताया था, जो बंदा बिल लिखता है उसके लिए वो एसेट होता है, जो उसे एक्सेप्ट करता है उसके लिए वो लायबिलिटी होता है। बैंक लोन, हमने किसी बैंक से लोन लिया हुआ है। क्रेडिटर, जिससे हमने उधार में सामान खरीदा था, उसको हमको पैसे पे करने हैं। अब यहाँ पे भी कुछ कुछ अमाउंट लिखे रहेंगे। इन दोनों साइड का टोटल क्या आना चाहिए? इक्वल आना चाहिए। दोनों साइड का टोटल इक्वल आना चाहिए और इसको हम लोग बोलते हैं बैलेंस शीट। तो फिर से मैं बता दूं, यहाँ में कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा था, इसको तो हम लोगों ने क्वेश्चन करके दिखा दिया। यहां पर हम लोगों ने सिंपल सा आपको फॉर्मेट बताया बस। क्या फॉर्मेट है? तो फॉर्मेट ये है कि सबसे पहले कोई भी बिजनेस जो है उसका अगर हमें प्रॉफिट एंड लॉस निकालना है तो पहले ऊपर ऊपर से प्रॉफिट निकालते हैं कि उस सामान को बनाकर बनाने में कितना खर्चा हुआ है और बेचकर हमें फायदा कितना हुआ है, ऊपर ऊपर से प्रॉफिट कितना हुआ है। ऊपर से प्रॉफिट निकालते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में, जिसमें हम सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिख देते हैं। इधर बस क्लोजिंग स्टॉक सेल्स लिखते हैं, इधर ओपनिंग स्टॉक परचेस और सारे डायरेक्ट खर्चे जो बनाने में बहुत जरूरी थे, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस लिख देते हैं। उसके बाद जो बाकी के खर्चे हो गए जो बेचने से रिलेटेड होते हैं उसको पीएनएल में लिख देते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इधर से जो इनकम आती है उसको जोड़ देते हैं कहाँ? नेट प्रॉफिट में। मान लीजिए इसके पास कैपिटल भी कितनी रही होगी, 4 लाख रही होगी कैपिटल। उसके बाद नेट प्रॉफिट कितने का रहा होगा? नेट प्रॉफिट यहां से है 62,000, इसने ड्राइंग की थी 2,000, तो ये हो गया 4,60,000। बिल्स पेबल को भी मान ही लेते हैं, मान लीजिए 40,000 रहा होगा और ये कितना रहा होगा? 1 लाख। बैंक लोन, और ये कितना रहा होगा? 50,000। टोटल मिला के कितना हो गया? 5 लाख, 6 लाख, 6 लाख 50,000। कैश हम मान लेते हैं 40,000, स्टॉक मान लेते हैं 1 लाख, डेटर्स मान लेते हैं 60,000, बिल्स रिसीवेबल मान लेते हैं 40,000, 2 लाख हो गया। बैंक मान लेते हैं 1 लाख, ये मान लेते हैं 50,000 फर्नीचर। बिल्डिंग मान लेते हैं हम कितनी, अभी तक आपने कितना कर लिया है? 160 और 40 के हो गया 1 लाख, 1 लाख, 2 लाख, ये 3 लाख। ये हम लोगों ने देख लिया है 60, 40 और ये ठीक है। इस बिल्डिंग को मैं मान लेता हूं 1 लाख। टोटल मिला के कितना हो गया? ये 40, 1 लाख 40, 60, 2 लाख, 240, 340, 390, 490, 490 हो चुका है। ये दोनों बराबर आना चाहिए, तो ये हो जाएगा आपका 160। तो ये दोनों आ जाएंगे 6,50,000। मतलब जब आप क्वेश्चन करोगे तो बैलेंस शीट का टोटल क्या हो जाएगा? सेम रहेगा। तो बैलेंस शीट में एक साइड लिखी जाती है असेट और एक साइड लिखी जाती है लायबिलिटी। इधर यहाँ पे लिखा जाता है इनकम, इनकम, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, बनाने से रिलेटेड खर्चा, बेचने से रिलेटेड खर्चा। आप इसे नोट डाउन कर ले, स्क्रीनशॉट ले ले। इसमें इतना ही बताया जा सकता था, हमने आपको बता दिया है। इससे रिलेटेड और क्वेश्चन अगर आपको जानने होंगे तो हमें कमेंट कीजिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और हमें इनकरेज करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।